अक्सर राजनीति की बात होती है तो बहुत शोर शराबा होता है ना। लेकिन आज हम उस शोर से दूर शासन की, गवर्नेंस की असली इंजीनियरिंग को समझेंगे। और इसके लिए हम मणिपुर के क्षेत्रीय गांव को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। यहाँ के जो आंकड़े हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे जमीनी स्तर पर शासन को बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए पहले उसकी मिट्टी को, उसके मिजाज को समझना जरूरी होता है। क्षेत्रगांव की पहचान इरिल नदी के किनारे बसी एक बस्ती से है। ये नदी ये जीवन भी देती है, लेकिन हाँ, बाढ़ का खतरा भी साथ लाती है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, उनके अपने सपने हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं, और वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो उनकी जरूरतों को समझे और उनका सम्मान करे। तो ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये एक जीता जागता समाज है। अब जो बात इस स्लाइड में वाकई दिलचस्प है वो है यहाँ की डेमोग्राफी। क्षेत्रीय गांव के लगभग 99.6% वोटर मेतई पंगल यानी मुस्लिम समुदाय से हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों की एक साझा पहचान है, एक साझा संघर्ष है। और जब किसी समुदाय का वोट इतना एक साथ होता है तो ये गवर्नेंस के लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज बन जाता है। आप उनकी आवाज को अनदेखा कर ही नहीं सकते। यहाँ एक अजीब सी कश्मकश है। एक तरफ यहाँ के लोगों में लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, वो अच्छी नौकरियां चाहते हैं, बेहतर स्किल्स चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोकल इकोनॉमी है वो पिछड़ी हुई है, महंगाई आसमान छू रही है, और जातीय संघर्ष के बैकग्राउंड ने एक टेंशन का माहौल बना रखा है। ये जो उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला है ना, यही यहाँ की राजनीति को असल में दिशा देता है। 2022 के चुनावों में यहाँ 92.57% वोटिंग हुई। ये आंकड़ा ये कोई बेरुखी नहीं दिखाता, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत मजबूत आवाज है, अपनी बात सुनाने की एक जबरदस्त कोशिश। जब इतने सारे लोग वोट देने के लिए निकलते हैं तो वो सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं चुन रहे होते, वो एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों पर मोहर लगा रहे होते हैं। चलिए अब आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि 2022 के चुनाव की असल कहानी क्या थी। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबरों का विश्लेषण करेंगे। 2022 के चुनाव में हार का अंतर सिर्फ 742 वोटों का था। सोचिए, सिर्फ 742। ये नंबर इतना छोटा है कि किसी भी मोहल्ले के कुछ घर मिलकर पूरे चुनाव का नतीजा बदल सकते थे। ये हमें बताता है कि मुकाबला कितना करीबी था। और अगर आप इसे प्रतिशत में देखें तो ये कुल वोटों का सिर्फ 2.18% था। मतलब जीत और हार के बीच का फासला बहुत ही मामूली था। हर एक वोट की कीमत क्या होती है वो यहाँ साफ साफ दिखाई देता है। तो ये डैशबोर्ड देखिए, कुल मतदाता थे 36,835 और वोट देने कितने लोग आए? लगभग 93%। कमाल का टर्नआउट है। अब देखिए, जीतने वाली पार्टी एनपीपी को मिले 38.47% वोट। जो दूसरे नंबर पर रही बीजेपी, उसे मिले 36.29%। और कांग्रेस को मिले सिर्फ 8.30%। ये नंबर हमें सिर्फ नतीजा नहीं बता रहे हैं, एक गहरी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे हम अब समझेंगे। तो इन आंकड़ों से हमें क्या पता चलता है? 3 सीधी और साफ बातें। पहली, हार का अंतर बहुत कम है और सही रणनीति से इसे भरा जा सकता है। दूसरी, विपक्ष का वोट आपस में बंट गया था। और तीसरी, जो सरकार में थे उनके खिलाफ एक मजबूत माहौल था। ये तीनों पॉइंट मिलकर वापसी का एक रास्ता तैयार करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हार हुई क्यों? और इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, किसी एक इंसान में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कमियों में छिपा है। अब हम इस हार का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, ये समझने के लिए कि वो कौन सी सिस्टम की कमजोरियां थीं जो इसके लिए जिम्मेदार थीं। ये स्लाइड एक तरह से एक राजनीतिक भूकंप दिखाती है। देखिए, 2007 से 2017 तक पूरे 10 साल कांग्रेस का वोट बेस करीब 30% पर बिल्कुल टिका हुआ था, स्टेबल था। और फिर 2022 में धड़ाम से गिरकर सिर्फ 8.3% पर आ गया। ये सिर्फ वोटों का गिरना नहीं था, ये विश्वास का गिरना था, एक पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट। तो इस गिरावट की वजह क्या थी? वजह थी सिस्टम की कमजोरी। जैसे किसी इमारत की नींव हिल जाए, हार के बाद जमीन पर पकड़ ढीली हो गई, लोगों का भरोसा वो टूट गया। पहचान के नाम पर जो वोट था वो कई उम्मीदवारों में बट गया, और बूथ लेवल पर जो रिसोर्स चाहिए थे उनकी भारी कमी थी। जब संगठन की नींव ही कमजोर हो जाए तो चुनावी इमारत का ढहना लगभग तय हो जाता है।
और यहीं पर हमें लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी सिद्धांत याद आता है। देखिए, पब्लिक में जो भी बातें हों वो जानकारी पर आधारित और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। यही तो भरोसे की नींव होती है, क्योंकि जब भरोसा होता है तभी तो हर नागरिक पूरी इज्जत के साथ, पूरी गरिमा के साथ इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, ये समझने के लिए कि कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट था वो आखिर गया तो गया कहाँ। ये टेबल देखिए, ये पिछले कई चुनावों की कहानी बता रही है। 1995 से लेकर 2017 तक दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली, वोटिंग हमेशा 90% से ऊपर रही है, मतलब यहाँ के लोग पॉलिटिक्स को लेकर बहुत जागरूक हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस का वोट शेयर लगातार 27 से 34% के बीच बना रहा। तो इससे ये साफ है कि 2022 में जो हुआ वो एक पैटर्न नहीं था, वो एक बहुत बड़ा अपवाद था। और ये चार्ट ये तो उस राजनीतिक भूकंप की तस्वीर साफ कर देता है। 2017 में देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में लगभग कांटे की टक्कर थी, लेकिन 2022 आते आते कांग्रेस का वोट बेस पूरी तरह से ढह गया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर लगभग वहीं का वहीं रहा और एनपीपी एक नई खिलाड़ी बनकर सामने आई। इससे साफ है कि कांग्रेस का वोट कहीं और शिफ्ट हो गया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो 30% वाला सेक्युलर डेवलपमेंट वोट था वो कहाँ चला गया। सच तो ये है कि वो कहीं गया नहीं, वो गायब नहीं हुआ, वो बस बिखर गया, अलग अलग हिस्सों में बंट गया। वो वोट आज भी वही है, एक खामोश ताकत की तरह जो बस दोबारा एक साथ आने का इंतजार कर रहा है। तो अब सवाल है कि इस बिखरी हुई ताकत को, इस बिखरे हुए वोट को वापस कैसे लाया जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी रणनीति में है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। ये वापसी का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। चतुर्मुख यानी 4 चेहरे वाला सिद्धांत, ये एक 4 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है जिसका एक ही मकसद है लोगों का भरोसा और कनेक्शन फिर से बनाना। इसके 4 पहलू हैं: चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती, एक साफ और सीधी कहानी या नैरेटिव, और सही रिसोर्स। ये एक जन केंद्रित राजनीति की नींव है। और इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान भी है, जिसे D90 लैडर कहते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक पूरा रोड मैप है। पहले 30 दिन में आंकलन और गठबंधन, अगले 30 दिन जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ना, फिर अगले 20 दिन एक जोरदार कैंपेन चलाना, और आखिरी के 10 दिन वोटरों को बूथ तक लाने पर पूरा फोकस। ये थ्योरी नहीं, एक्शन का एक क्लियर प्लान है। लेकिन कोई भी रणनीति, कोई भी ब्लूप्रिंट तब तक अधूरा है जब तक वो लोगों के दर्द से, उनकी तकलीफों से ना जुड़े। तो चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को क्षेत्रीय गांव के लोगों की असल समस्याओं से जोड़ते हैं। ये स्लाइड हमें जमीन की हकीकत दिखाती है। लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? सड़कें, पुल, पानी यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का ठीक से लागू न होना और सुरक्षा के मुद्दे भी हैं। असल गवर्नेंस का मतलब इन्हीं समस्याओं का हल निकालना है। और जब हम लोगों की सेवा की बात करते हैं तो एक और बहुत बुनियादी नियम है, उनका सम्मान। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन का ढांचा है वो हमें यही सिखाता है कि किसी भी नागरिक की प्राइवेसी और उसकी सहमति ये सबसे जरूरी है। लोगों तक पहुंचने की हर कोशिश में उनकी गरिमा का ख्याल रखना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आखिर में हमें ये समझना होगा कि ये कोई राजनीतिक सपना नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। एक ऐसा सिस्टम जो टूट गया है, उसे दोबारा कैसे बनाया जाए, उसे कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि वो लोगों के काम आ सके। ये एक चुनौती है। सवाल ये है, क्या इस चुनौती को पूरा किया जा सकता है?